बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी एक बार फिर बढ़ रही है और इस बार तनाज़ा सिर्फ सरहदी झड़पों या सिफारती बयानात तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पानी जैसे बुनियादी और हसास मसले तक जा पहुंचा है जो बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और करोड़ों लोगों की बका से जुड़ा हुआ है। हालिया अरसे में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुसलसल तनाव का शिकार रहे हैं। 2025 की झड़पों के बाद अगरचे बज़ाहिर जंगबंदी बरकरार है, लेकिन एतमाद का फुकदान वाज़ेह है। सिफारती राब्ते तकरीबन मुनक़ता है, बयानात में सख्ती बढ़ती हुई देख रहे हैं। इस पूरे मंजरनामे में भारतीय आबी जारहियत एक नए और ख़तरनाक महाज के तौर पर सामने आ रही है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह और दो टोक है। हुकाम के मुताबिक मुल्क की 40 से 50% आबादी का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है और इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क के तकरीबन 50% अफराद का रोजगार और 100% ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ पानी और ज़राअत से मुंसलिक है। और इस तनाजुर में अगर दरियाओं के बहाव को रोका जाता है तो उसके असरात सिर्फ ज़रई पैदावार तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी मईशत और समाजी इस्तेहकाम को मुतासिर करेंगे। और दूसरी जानिब भारत की जानिब से मगरबी दरियाओं पर बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर मंसूबों की तामीर पाकिस्तान के लिए ऐलान जंग के मुतरादिफ है। दस्तयाब इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत उन दरियाओं पर पहले ही तकरीबन 3120 मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल कर चुका है, जबकि सिर्फ चनाब बेसन पर मजीद 7250 मेगावाट के मंसूबों पर काम जारी है। माहिरीन का यह कहना है कि भारत में मजमूई तौर पर तकरीबन 20,000 मेगावाट की सलाहियत के हामिल मकामात की निशानदही की जा चुकी, जो मुस्तकबिल में पानी के बहाव को कंट्रोल करने की सलाहियत में इजाफा करेंगे। और ये खदशात उस वक्त मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए जब हाल ही में भारत की जानिब से दरियाए चनाब पर वाक़े सलाल डैम से तकरीबन 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके नतीजे में मराला हेडवर्क्स पे पानी के बहाव में तकरीबन 30,000 क्यूसेक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक अगरचे हंगामी हालात पैदा नहीं हुए, लेकिन इस वाक़े ने उस खदशे को तकवीयत दी कि पानी के बहाव के वक्त और मिकदार पे कंट्रोल एक अमली हकीकत बनता जा रहा है। इस सारे पस मंजर में सिंध तास मुआहिदा मरकजी हैसियत इख्तियार कर चुका है, जो पाकिस्तान और भारत के माबैन पानी की तकसीम का बुनियादी कानूनी फ्रेमवर्क है। यह मुआहिदा माजी में कई जंगों और शदीद कशीदगी के बावजूद बरकरार रहा और इसे दुनिया के कामयाब तरीन आबी मुआहिदों में शुमार किया जाता है। लेकिन भारतीय क़यादत की जानिब से मुआहिदे को मुअत्तल करने से मुतल्लिक बयानात और अब अमली इक़दामात ने इस मंसूबे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का फैसला किया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध तास मुआहिदा एक आलमी जिम्मेदारी है जिसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। हुक्काम के मुताबिक पानी का मसला सिर्फ दो ममालिक के दरमियान तनाज़ा नहीं, बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का भी इम्तिहान है। और इसी तनाजुर में इस्लामाबाद में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सिंध तास कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसमें सिंध तास मुआहिदे, आबी तनाज़ात और इलाकाई सलामती पर तफसीली गौर हुआ। कॉन्फ्रेंस से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत वफ़ाक़ी वज़रा, माहिरीन कानून और आबी उमूर के माहिरीन ने खिताब किया, जिनमें बैरून मुल्क से माहिरीन ने भी शिरकत की। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि सिंध तास मुआहिदा एक मजबूत कानूनी और इदारा जाती ढांचा फराहम करता है, जिसे कमजोर करना खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाएगा। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने इस बात पर इत्तफाक किया कि भारत की जानिब से मुआहिदे को मुअत्तल करने या उसकी रूह के खिलाफ इक़दामात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है, जबकि पाकिस्तान की आबी हुकूक वाज़ेह और तस्लीम शुदा है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान यह तनाज़ा अब सिर्फ सरहदी या सियासी नहीं, बल्कि भारत खुलकर आबी जारहियत पर उतर आया है। पानी जैसे हसास मामले को अगर दानिशमंदी, संजीदगी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हल न किया गया तो यह कशीदगी किसी वक्त भी बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार करेगी, जिसके असरात सिर्फ जनूबी एशिया तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आलमी सतह पर भी महसूस किए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस आबी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर आबी उमूर डॉक्टर हसन अब्बास साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर हसन साहब, आज एक सेमिनार था जिसके अंदर ये बातें हुई कि आलमी क़वानीन की पासदारी होनी चाहिए, जिसपे ये बातें हुई कि भारत हज़ारों मेगावाट की बिजली बनाने की खातिर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, जिसमें ये बातें हुई कि कभी कभी वो आबी जारहियत भी करता है और पानी छोड़ भी देता है। इस ज़िमन के अंदर गुज़श्ता कई सालों से इस पे बहस व मुबाहिसा जारी है और इस ज़िमन में पाकिस्तान के साथ ये सिंध तास मुआहिदे की मुअत्तली करके पहले ज़बानी तौर पे, फिर इक़दामात की सूरत में भारत हठधर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। हमारे पास चांसेस क्या हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान को क्या देखना पड़ सकते हैं? ये पहली बात तो ये है, जो कॉन्सिक्वेंसेस की आपने बात की है, जो भी वो स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा सीरियस ना इस वक्त हैं, ना आइंदा आने वाले वक्तों में हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स हैं उनको ज्योग्राफी प्रोटेक्ट करती है, ना कि इंडस वाटर्स ट्रीटी।
ये पहाड़ बहुत बड़े हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं, और ये मूविंग माउंटेन्स हैं, ये दे आर स्टिल ग्रोइंग। इनमें छोटे छोटे ट्रेमर्स आते रहते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के लिए, क्रैक करने के लिए काफ़ी होते हैं। हमने दो सुरंगें बनाई थी नीलम झेलम के लिए, वो दोनों टूट गई हैं क्योंकि ये पहाड़ मूव करते हैं। तो इसलिए वहाँ पे बड़े स्ट्रक्चरल एडवेंचर्स करना जो है वो फिजिबल नहीं है, ना इकोनॉमिकली, ना इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना ही कोई बहुत ज़्यादा जो है वो उससे उनको फ़ायदा हो सकता है। हाँ, इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है कि वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस करता है, अनाउंस करके वहाँ पे उनकी सियासी दुकान चमकती है, पाकिस्तान में लोगों में खौफ व हिरास पैदा होता है, और ये अनाउंसमेंट बहुत मतलब है कि ढोल की ताप पे होती है, वहाँ पे बहुत इस पे शोर मचता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल खामोशी से उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर जाते हैं। इन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि जी ये लद्दाख में इंडस के ऊपर केस्केड ऑफ डैम्स बना के दरिया सिंध को रोकेंगे। फिर वो चुप करके उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है उससे विड्रॉ हो गए। अभी रिसेंटली इन्होंने टनल का प्रोजेक्ट अनाउंस किया, टेंडर भी निकाल दिया, सारा कुछ कर दिया, लेकिन साथ ही चुप करके खामोशी से वो प्रोजेक्ट उन्होंने शेल्फ कर दिया, उससे विड्रॉ कर लिया। तो बेसिकली ये सारा वो एक सियासी ड्रामा कर रहे हैं। तो इसलिए उसमें हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने जो प्रोटेक्शन दिया है हमारे दरियाओं को, जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वो उनके बारे में कुछ भी करना वो मुमकिन नहीं है इंडिया के लिए, तो हमें इस चीज़ पे परेशान नहीं तो होना डॉक्टर साहब, आप जी। ये आपके मुताबिक अगले कई सालों तक भारत ये है चाहते ना चाहते हुए भी सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, आपके मुताबिक ये? देखिए, सिंध तास मुआहदे की तो खिलाफ वर्जी जो है वो सिंपली, अगर वो डेटा नहीं दे रहे पाकिस्तान को तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो जाती है। खिलाफ वर्जी तो वो कर सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान का वो जो उनके मिनिस्टर साहब वो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि हम सारा दरियाओं का पानी मोड़ के ले जाएंगे, पता नहीं किधर ले जाएंगे, वो नहीं कर सकते, वो मुमकिन ही नहीं है। देखिए, इतनी ज़्यादा कॉस्ट है और इतनी रिस्की इंजीनियरिंग है कि पहली बात तो ये कि इंजीनियरिंग ने फेल हो जाना है, और इनकी जो इंजीनियरिंग फेल हुई हैं उसमें तो देखिए, इन्होंने जिस वक्त सिंध तास मुआहदा किया ना, तो इन्होंने आपके 3 दरिया बंद करवाए, और वो 3 दरिया ये कह के बंद करवाए कि हम इन दरियाओं का पानी मोड़ के राजस्थान में ले जाएंगे और राजस्थान को हम ग्रीन कर देंगे। 3 दरिया भी इन्होंने मोड़ लिए, हमें भी नुकसान पहुंच गया, लेकिन क्या राजस्थान ग्रीन हुआ? 3.8 तकरीबन 4 मिलियन एकड़ का राजस्थान का इलाका, जिसमें इन्होंने तकरीबन 10,000 मील की कंक्रीट लाइंस, कैनाल्स एक्चुअली बनाई हैं, वो एरिया 1% भी ग्रीन नहीं हुआ पिछले 65 सालों में। इसका मतलब है कि उनका इंजीनियरिंग डिजाइन, उनका प्लान सारा गलत था, क्योंकि डेजर्ट के बीच में कैनाल उस तरह से नहीं चलती जिस तरह से वो उनका ख्याल था कि चलेगी। वो पूरा उनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट फेल हुई। राजस्थान आज भी राजस्थान डेजर्ट है, और उनके स्ट्रक्चर भी वहां पे बने हुए हैं। हम तो आलमी अदालत में ये मुकदमा लेके जा सकते हैं कि भाई जिस मकसद के लिए इन्होंने ये दरिया हमसे लिए थे, छीने थे, हमसे उसके ऊपर दस्तखत करवाए थे, मुआहदा किया था, वो मकसद तो पूरा नहीं कर सके। ये हमारे दरिया तबाह हो गए, हमारा एनवायरनमेंट तबाह हो गया, और दूसरी तरफ जो उनका डेजर्ट है वो आज भी डेजर्ट है। तो भाई वापस करो हमारे ये दरिया, और हमें उन 65 साल में जो हमारा नुकसान हो उसकी कंपनसेशन दो। हम तो हमें अभी तो हमें ये मुकदमा करना चाहिए। यानी हमें सर, इस चीज की बात ये नहीं क्या करनी उस चाहिए। उसूल के ऊपर भी लागू होता है कि जिसमें दोनों पार्टी से कोई एक इनफरादी तौर पे इनहराफ नहीं कर सकता, और अगर भारत इनहराफ कर रहा है तो इस बुनियाद पे भी हम दूसरे दरियाओं की वापसी का मुतालिबा कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब वो कहते हैं कि जी हम ट्रीटी को नहीं मानते, तो हम कहेंगे जी ठीक है, फिर वो दरिया वापस कर दो, क्योंकि आपने राजस्थान के लिए थे, राजस्थान से तो आप 65 साल में उधर कुछ नहीं कर सके, तो दरिया भी वापस करो और उसकी जो कंपनसेशन है वो भी हमें दो। हमें एग्रेसिव होकर मुकदमा करना चाहिए ना, हमें इस चीज से नहीं डरना चाहिए कि उसका फैसला क्या आता है। ठीक है, अदालत फैसला करेगी कि जी ठीक है दरिया वापस कर दो, कंपनसेशन ना दो, ठीक है, वो भी हमें मंजूर है। सिर्फ अदालत ये फैसला दे देगी जी दरिया वापस कर दो, वो करें ना करें वो बात की बात है। लेकिन अगर अदालत से हमें ये फैसला आ जाता है तो हम तो बहुत एक हाई मॉरल और लीगल विक्ट्री के जो है वो बन जाते हैं।
इसी तरह से उनके ट्रीटी उनको अलाउ करती है 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की, और वो 4 गंदे नाले एक्चुअली कोई 20 गंदे नाले हैं, क्योंकि 4 का नाम लिखा हुआ है और उसके बाद में आर्टिकल 4 की क्लॉज नंबर 8 है जो मजीद नाले फेंकने की उनको इजाजत देती है, जिसमें पोल्यूशन के ऊपर और पोल्यूशन की क्वांटिटी के ऊपर कोई कैद नहीं है, वो जो मर्जी फेंके, जितना मर्जी फेंके। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ट्रीटी के हिसाब से पाकिस्तान इज ऑब्लाइज्ड एज ए पब्लिक सर्विस कि आपने उनके गंद वाले नालों को पाकिस्तान की सरजमीन पे मेंटेन करना है। ये तो ट्रीटी में लिखा हुआ है। अब अगर वो कहते हैं हमने ट्रीटी नहीं मान रहे, तो यार उन गंदे नालों को बंद कर दो, उनके आगे बंद बांध दो, उनको कोई जी ठीक है ट्रीटी बंद हो गई, अब ये गंद हम आपसे नहीं लेंगे। और देखिए ये एक मॉरल क्वेश्चन बनता है इस वक्त के डिसीजन मेकर्स के लिए। आपके जो पुराने डिसीजन मेकर थे जिन्होंने 60 साल पहले ये गंद लेने का के ऊपर सिग्नेचर कर दिए, शायद उनको पता भी नहीं था कि कितना गंद आएगा, लेकिन आज वालों को तो पता है ना कि कितना गंद आया है उससे और कितना आ रहा है, और उसके इंपैक्ट्स भी पता है। कितने लोग बीमार हो रहे हैं साउथ पंजाब में, जिगर की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, गुर्दे की बीमारियां, पता नहीं क्या क्या हो रहा है लोगों को। बच्चे जो हैं वो स्टिंट ग्रोथ का शिकार हैं उधर। तो क्या आज के डिसीजन मेकर भी वही फैसला करेगा? ये एक बहुत बड़ा मॉरल क्वेश्चन है हमारे डिसीजन मेकर्स के ऊपर कि क्या वो चाहते हैं कि वो गंदे नाले आते रहें? तो सर ये तो सर इस बुनियाद के ऊपर तो पूरा इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। और हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से ये डॉक्टर साहब एक चीज इसमें शामिल कीजिएगा कि ऐसे जो मुआहिदे होते हैं ये कुदरत के निज़ामों के ऊपर है, और फिर आबादियां तब्दील होती हैं, साख तब्दील होती है, हैयत तब्दील होती है इलाकों की, वहां की ज़रूरियात तब्दील हो जाती हैं। तो इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता कि ये मुआहिदे कितने अरसे के लिए होंगे, दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा, या फिर वो जो ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें दोनों अतराफ के फिगर्स सिर्फ कोट किए जाने थे, उसी की सूरत में इसको आगे बढ़ाना था? कोई टाइम फ्रेम होता कि जिस पे बाद में इसे मजीद रिव्यू किया जाता, फिर रीस्ट्रक्चर किया जाता, फिर उस पे इंप्लीमेंट होता? देखिए बात ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना, ये तो दुनिया का मेरे ख्याल में जितने मैंने इंटरनेशनल ट्रीटीज में मुआहदे पढ़े हैं अपर और लोअर रैपेरियन के, उसमें इस जितना जो है ना गलत मुआहदा आज तक किसी 2 मुल्कों के दरमियान में नहीं हुआ। ये पता नहीं 60 साल इसने निकाल कैसे लिए इस मुआहदे ने। और ये मुआहदा जो है इसके इर्द गिर्द जो है ना एक बहुत ज्यादा बयानिया बनाया गया, पाकिस्तानियों को बताया गया कि इसने आपकी जान बचा ली, और हिंदुस्तान को बताया गया कि हिंदुस्तान ने बड़ी फराख दिली से वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दे दिए, जिनको मैं कह रहा हूं कि ज्योग्राफी प्रोटेक्ट करती है, ट्रीटी प्रोटेक्ट नहीं करती। तो उधर ये बयानिया था कि हमने फराख दिली का मुजाहरा करके पाकिस्तान को 3 दरिया दे दिए जो कि बहुत बड़े थे, हमने 3 छोटे वाले रखे, और इधर पाकिस्तान को बताया जाता है कि जी इस ट्रीटी ने हमारी जान बचा ली। ये गलत बयानिया था, ये उस झूठ को कवर करता था, ये उन गंदे नालों को कवर करता था, ये उन दरियाओं की बंदिश को कवर करता था जो कि सरासर उस वक्त के भी बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ थी। ये तो वो ट्रीटी है जिसने उस जमाने के बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी को ट्रीटी में लिख के कहा कि जी हम ये करेंगे, यानी चोरी की इजाजत दे दी, पोल्यूशन की इजाजत दे दी, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की इजाजत दे दी। आज ऐसा नहीं हो सकता, ना इससे पहले कभी हुआ बाय द वे। तो ये ट्रीटी तो बजाते खुद इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी करती है, उस वक्त भी करती थी और आज के भी कवानीन के ये खिलाफ है। तो ये तो ट्रीटी जो है ये थी ही नहीं। देखिए 1948 में जब पाकिस्तान की नहरें बंद की, तो उस वक्त नेहरू ने और पंजाब के वो थे इनके वजीर आला डॉक्टर गोपी टाइप नाम उनका था, उन्होंने अनाउंस किया कि जी ये 3 दरिया हम पाकिस्तान को नहीं देंगे, ये अब इंडिया के हो गए हैं, और पाकिस्तान अपने इन दरियाओं पे जो नहरें बनी हुई हैं उनका बंदोबस्त पाकिस्तान जाके तो वेस्टर्न रिवर से कैनाल्स बना के लाया और करे। 12 साल के बाद ट्रीटी साइन होती है, तो यही चीज साइन होती है कि जी ये 3 दरिया इंडिया को मिल गए और पाकिस्तान अब वेस्टर्न रिवर में से जो है ना लिंक कैनाल्स बना के लाए। तो ये क्या ट्रीटी थी? इसने तो हमें बचाया ही नहीं। 1948 में अगर वो ये करना चाह रहे थे, उन्होंने 100% वही कर लिया। ट्रीटी ने तो आपको कुछ भी नहीं दिया, कुछ थोड़ी सी भी वो उसके बीच में चेंज नहीं आई, बल्कि 7 गंदे नालों की भी हमने बाद में इजाजत दे दी 12 साल के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज बताइए, आपने इब्तिदा के अंदर ये बात की कि हमें डर नहीं रखना चाहिए, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ सियासी हवा बनाता है और उसके बाद विड्रॉल कर लेता है। लेकिन सर एक चीज है कि वो ऐलान करता ही क्यों है? सिर्फ अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को मुखातिब करने के लिए? और इसके मद्दे मुकाबिल अगर देखा जाए
तो वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर एक ऐसा जेस्चर दे रहा है कि वो खिलाफ वर्जी कर रहा है किसी ट्रीटी की या बैनुल-अक़वामी कवानीन की, और उस पे वो अमल दरामद भी नहीं कर रहा, यानी हकायक में कोई चीज भी नहीं है, बैनुल-अक़वामी सतह पे खुद को गंदा भी कर रहा है सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। वजह क्या है इसकी? वो मोदी ने इलेक्शन जीतने हैं, जंग हारने के बाद बेचारे की बहुत हो गई है, तो और उसके पास रह क्या गया है? एक प्रोजेक्ट अनाउंस करो फिर चुप करके विड्रॉ कर लो, फिर दूसरा अनाउंस करो फिर चुप करके विड्रॉ कर लो। अभी तक उसको भी समझ आ गई है। देखें जिस तरह से पाकिस्तानियों को अभी तक समझ नहीं आई ना कि इस ट्रीटी ने आपसे सब कुछ ले लिया और दिया आपको कुछ नहीं, और बयानिया यह है कि इसकी वजह से आपकी जान बच गई। ये दोनों चीजें इंडिया में भी हुई। इंडिया में क्या बयानिया बना कि जी इस ट्रीटी ने बड़ी फराख दिली से पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स दे दिए, वरना इंडिया ज्यादा पानी ले सकता था। अब मोदी उस जमाने के बच्चे हैं, वो भी इसी बयानिया के बीच में बड़े हुए, परवान चढ़े, जवान हुए, एजुकेशन उनकी इसी बयानिया के बीच में हुई, तो वो बड़े होकर उन्होंने वाकई समझना शुरू कर दिया कि वो वेस्टर्न रिवर्स ले सकते हैं। अभी आके उनको समझ आनी शुरू हुई है कि भाई एक्चुअली वो नहीं ले सकते। अभी आप देखें उनके बयानात में ये चीजें आती हैं कि जी हमें पता है कि हम पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, हम थोड़ा सा रोक सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी जब रुकेगा तो पाकिस्तान को तकलीफ होगी तो हमें बड़ी खुशी होगी। और जब वो ये कहते हैं कि थोड़ा सा भी रुकेगा पाकिस्तान को तकलीफ होगी, तो इसमें ये वॉर क्राइम करने के मुर्तकिब होते हैं। तो हम क्यों नहीं जाते वॉर क्राइम के टर्म में उसके ऊपर? हमें जाना चाहिए। हमें इस वक्त जो अटैक है इनके ऊपर, हमारा तो अटैक ऑल आउट होना चाहिए ऑन ऑल लीगल फ्रंट्स। वो ये भूल जाएं कि उन्होंने ट्रीटी को हेलेंडर बेस करके हमें मुसीबत डाली है। मुसीबत हम उनको डाल सकते हैं। जो उनके गंदे नाले आ रहे हैं उनको तो हम फिजिकली अपने मुल्क में बंद बना के बंद भी कर सकते हैं। ये तो हमारे पास इस वक्त ऑप्शन, फिजिकल ऑप्शन मौजूद है। ये कोई इतनी महंगी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि हमने जो बंद बनाने वो प्लेन्स में बनाने हैं। हमने कोई पहाड़ियां नहीं काटनी, कोई सुरंगें नहीं बनानी एक्टिव माउंटेन्स के बीच में। तो सर मेरा सर एक आखिरी सवाल सर, लास्ट टाइम जब आपसे गुफ्तगू हुई थी तब भी इस मौजू के ऊपर बात हुई, अमली इकदाम अब तक ना देखे। हमारे यहाँ हर बार मानसून के अंदर सैलाबी रैले आते हैं, हमारे यहाँ रिजर्वायर्स मौजूद नहीं है, हमारे यहाँ पानी की कमी है, हमारे यहाँ मालूम पड़ता है नए डैम्स बन रहे हैं। हमारी आबी पॉलिसी जो है वो किस हद तक सूदमंद है, और हम हर साल सानेहात का सामना ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट मॉडल है वो ठीक नहीं है। हमने अपने इंडस रिवर के ऊपर इंडस रिवर वाला मॉडल नहीं लगाया। हमने इस पे कहीं कोलोराडो का मॉडल लगाया, कहीं टेनेसी वैली का मॉडल लगाया, कहीं दरियाए नील का मॉडल लगाया, कहीं 10,000 साल पुराना मेसोपोटामिया का मॉडल लगाया है, कहीं हमने 7,000 साल पुराना फिरौन का मॉडल लगाया है, कहीं हमने 200 साल पुराना अंग्रेज का मॉडल लगाया है। और वो सारे मॉडल उन दरियाओं के हैं जो इंडस नहीं है। इंडस एक बड़ा ही अमेजिंग दरिया है। इंडस के बीच में जो नेचुरल स्टोरेजेस बनी हुई हैं वो इस तरह की हैं कि ग्लेशियर की स्टोरेज है, और फिर ग्लेशियर से निकलने के बाद मैदानों के बीच में दरिया के पार्ट में जो उसका बेड है, उसका एक्टिव फ्लड प्लेन है, उसके नीचे रेत में स्टोरेज है। और जो रेत में स्टोरेज है आपके प्लेन्स के बीच में, वो 500 मिलियन एकड़ फुट से ज्यादा है, और ड्रिंकिंग क्वालिटी का वाटर है, और उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा। अगर आप अपने आप को सरफेस वाटर से हटा के इस ग्राउंड वाटर स्टोरेज के साथ कनेक्ट करें, तो ये आपकी 3 से 5 साल की स्टोरेज जहां पे बनी बनाई कुदरत की तरफ से फिल्टर्ड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी में पड़ी हुई है। आप इस स्टोरेज के ऊपर अगर आ जाएं तो कोई आपका बाल बीका नहीं कर सकता, क्योंकि आप डिपेंडेंट है सरफेस वाटर के ऊपर। आप डिपेंडेंट है बराज और कैनाल के ऊपर, जिसमें खलल अंदाजी कर सकते हैं अपर राइपेरियन। वो उधर से पानी छोड़ेगा तो आपका बराज बंद हो जाएगा, कैनाल्स को आपको जो बचाना पड़ेगा, कहीं आपको बंद तोड़ने पड़ेंगे, कहीं पे कुछ करना पड़ेगा। आप दरिया को खुला छोड़ो, दरिया को उसका रास्ता दो, जो कि क्लाइमेट चेंज के बड़े रेलों को अपने बीच में से गुजारने की सलाहियत रखता हो। अपने फ्लड प्लेन्स की मैनेजमेंट करें, और जो बड़ा रेला दरिया में से गुजरेगा तो ये आपके उसी दरिया वाले रेत के एक्वीफर को रिचार्ज करेगा हर साल मानसून में, जो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपका रिचार्ज का मैकेनिज्म भी नेचुरल है, आपका स्टोरेज का मैकेनिज्म भी नेचुरल है। और 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, हम 18वीं सदी की बात नहीं कर रहे। 21वीं सदी के मुताबिक अपनी जो हिकमत अमली है उसको तरतीब दें। पिछली सदियों की, 2 सदियां पुरानी, हज़ारों सदियों पुरानी अगर तहजीबें या वो हिकमत अमली इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो रायगा ही जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अब्बास साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, ईरान के साथ
मुमकिन खुलने वाली तजारती जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात की जाएगी। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान ने ईरान के साथ सरहदी ताउन के अलावा तवानाई के शोबे में भी ताउन बढ़ाने के लिए अमली इकदाम शुरू कर दिए हैं, जिनके तहत बलूचिस्तान के जिला केच में गुज़श्ता 1.5 साल से बंद सरहदी रास्ते को जुलाई में तजारत के लिए दोबारा खोलने का फैसला किया गया है, जबकि गवादर के जरिए ईरान तक ट्रांजिट तजारत की मुख्तसर तरीन राहदारी को भी फाल बनाया जा रहा है। हुकाम के मुताबिक केच में जालगी बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट खोलने पर पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम के दरमियान इत्तफाक हो चुका और जुलाई से सरहदी तजारती सरगर्मियों का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जिसके लिए चंद तकनीकी मामलात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इस पेशरफ्त को दोनों मुमालिक के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात का नतीजा करार दिया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि सरहद की बंदिश के बायस गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान दोनों अतराफ के अवाम और ताजिरों को शदीद मुआशी मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि बलूचिस्तान के सरहदी अजला में बड़ी तादाद में लोगों का रोजगार सरहदी तजारत से वाबस्ता है। इस वक्त तंप में सोराब क्रॉसिंग पॉइंट फाल है, जबकि पंजगूर में जेरिक क्रॉसिंग को आर्जी तौर पर खोला गया है और हुकाम का कहना है कि तजारती सरगर्मियों की बहाली के साथ ही दीगर क्रॉसिंग पॉइंट्स को भी मरहलावार खोला जाएगा। बलूचिस्तान के अजला चागी, वाशक, पंजगूर, केच और गवादर की सरहद ईरान से मिलती है और तफ्तान, रमदान, गब, जेरिक, जालगी और सोराब जैसे रास्ते दोनों मुमालिक के दरमियान अहम तजारती रास्ते समझे जाते हैं। इस पूरे मंजरनामे में गवादर पोर्ट अथॉरिटी ने ईरान के साथ ट्रांजिट ट्रेड के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की हैं, जिनमें गवादर बंदरगाह से गब्द हमदान सरहदी गुजरगाह के जरिए ईरान तक सामान की तरसील के तरीकाकार को वाज़ेह किया गया है। इस रास्ते की खास बात यह है कि गवादर से गब्द तक सिर्फ 87 किलोमीटर का फासला है, जो ईरान तक रसाई के लिए मुख्तसर तरीन जमीनी राहदारी है। हुक्काम के मुताबिक यह अमल मुकम्मल तौर पर कानूनी तकाजों और कस्टम्स निगरानी के तहत अंजाम दिया जाएगा। इस इकदाम से न सिर्फ ताजरों बल्कि दरामद कुनिंदगान, ट्रांसपोर्टर्स, कस्टम्स क्लियरिंग एजेंट्स और गोदामों से वाबस्ता शोबों के लिए भी नए कारोबारी मौके पैदा होने की तवक्को है। इस दौरान ही बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को ईरान से बिजली की फराहमी भी जारी है, जिससे दोनों मुमालिक का एक दूसरे पर बढ़ता हुआ इक्तसादी इन्हसार वाज़ेह होता है। दूसरी जानिब तवानाई के शोबे में भी पाकिस्तान ईरान के साथ ताउन बढ़ाने पर गौर कर रहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक के मुताबिक पाकिस्तान ईरान से खाम तेल समेत तवानाई की दीगर मसनूआत हासिल करने के लिए रवाबित में है, लेकिन इस ज़िमन में बुनियादी शर्त यह है कि ये दरामदात मुल्की मफाद में हो। उन्होंने वजाहत की कि ईरान के पास मौजूद खाम तेल ज्यादातर हैवी क्रूड ऑयल है, जिसके इस्तेमाल में तकनीकी चैलेंजेस पेश आते हैं, लेकिन हुकूमत इस बात पर गौर कर रही है कि इसे दीगर इकसाम के तेल के साथ मिला के सस्ता ईंधन तैयार किया जा सके। पाकिस्तान इस वक्त रोजाना 3 से 4 हजार टन LPG ईरान से दरामद कर रहा है और हुकूमत इस मिकदार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है ताकि मुल्क में LPG की किल्लत को कम किया जा सके। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबा भी एक अहम और फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो चुका। यह मंसूबा 2013 में उस वक्त नुमाया हुआ जब पाकिस्तान और ईरान ने इसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया, लेकिन अमरीकी पाबंदियों और माली मुश्किलात के बायस पाकिस्तान अपनी जानिब की 780 किलोमीटर तवील पाइपलाइन मुकम्मल नहीं कर सका, जबकि ईरान अपना हिस्सा पहले ही मुकम्मल कर चुका है और उम्मीद है कि इस हवाले से जल्द दोनों मुल्क दरमियानी रास्ता निकालेंगे। हालिया पेशरफ्त उस वक्त मजीद अहम हो गई जब अमरीका ने ईरान को महदूद मुद्दत के लिए खाम तेल और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फरोख्त की इजाजत दी, जिसके बाद पाकिस्तान में माहिरीन और अवामी हलकों की जानिब से मुतालिबा किया गया कि हुकूमत इस मौके से फायदा उठाते हुए ईरान से सस्ता तेल दरामद करे। हुकूमती सतह पे अब ईरान से तेल खरीदने के लिए राबितों की तस्दीक के बाद यह तवक्को बढ़ गई है कि दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और तजारत के शोबों में ताउन मजीद मजबूत होगा, जिसका बराह रास्त असर बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क की मईशत पर मुरतब होगा। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, 1.5 साल बाद अब ईरान के साथ जो है वो बॉर्डर ट्रेड शुरू करने की फिर से ख्वाहिश हमारे अंदर जागी है कि बैनुल अक़वामी इस वक्त मंजरनामे के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ आसाइशें इस वक्त दिखाई दे रही हैं कि हम फिर से ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, जिससे हमारे सरहदी इलाकों की मईशत मजबूत हो सकती है। दोनों तरफ की जो ताजर हैं वो फिर से अपना रास्ता बहाल कर सकते हैं। तो ये किस हद तक खुशाइंद बात है और इसके वॉल्यूम को किस हद तक बढ़ाया जा सकता है? जी, ये एक बड़ी यूनिक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के पास। अगर आपको याद हो, किसी ज़माने में एक RCD हुआ करता था, पाकिस्तान, ईरान और टर्की जो है वो एक कॉरिडोर था और उनका जो रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट एग्रीमेंट था। ये ईरान के साथ ताल्लुकात जो है तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम होना, ये अफगानिस्तान को बाईपास कर देता है। हमारे पास जो CPEC को ऑपरेशनलाइज ना करने की एक बुनियादी जो वजह थी वो अफगानिस्तान भी था, जो आपका एक CPEC का दरीना ख्वाब है कि हम CPEC को के जरिए चाइना और फिर आगे सेंट्रल एशिया से कनेक्ट कर सकें।
तो उसमें हमेशा अफगानिस्तान आड़े आता रहा है। अब अगर ईरान के साथ जो है वो तजारती ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और हमने देखा कि तफ्तान को कस्टम पोर्ट का दर्जा दे दिया गया, इसी तरह से ग्वादर में एक कस्टम पोर्ट जो है वो खोल दी गई, उससे पिछले महीने एनएलसी के जरिए एक शिपमेंट जो है उसको सेंट्रल एशिया तक ले जाया भी गया। तो अब अगर जो हालात बेहतर होते हैं और ईरान से जिस तरह से सैंक्शंस हटती हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, ना सिर्फ सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करने की बल्कि यूरोप के साथ कनेक्ट करने की वाया टर्की, कि आप लैंड रूट या रेल रूट के जरिए यूरोप को कनेक्ट कर सकें, और वहां पे फिर आपका सीपैक का पोटेंशियल जो है वो फुली मटीरियलाइज हो सकता है कि ग्वादर जो कि एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हो, और फिर उस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट से आप सेंट्रल एशिया और यूरोप तक कनेक्ट कर रहे हो वाया ईरान। तो सर आप क्या समझते हैं कि अभी जो रीसेंट वॉल्यूम है हमारी ट्रेड का, बिलखुसूस अगर इसको तमाम शोबों तक फैलाया जाए, जिसमें तवानाई वाले मामले को अगर आप निकाल दें, तो सिर्फ हम उनके गुड्स की अगर ट्रेड करें तो इसको कितना फैला सकते हैं? बहुत सारे लोग राउंड फिगर्स कुछ देते हैं जी, 10 अरब डॉलर तक जा सकती है, कुछ लोग कहते हैं 5 अरब डॉलर तक जा सकती है, कुछ लोग कहते हैं 2 अरब डॉलर तक जा सकती है। तो ये ट्रेड का वॉल्यूम कितना इनहेंस हो सकता है और कितने अरसे के अंदर हो सकता है? देखिए यासिर साहब, इन द शॉर्ट टर्म शायद बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जो इस्लामाबाद पैक्ट पढ़ें जो जिनेवा में साइन हुआ, तो उसमें अमेरिका जो फंड्स जो है रिलीज कर रहा होगा ईरान के लिए, वो कंडीशनल होंगे कि ईरान स्पेशली अपनी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वीट, मेज, सोयाबीन, वो अमेरिका से खरीद रहा होगा। अब अगर हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट देखते हैं ईरान में क्या किया जा सकता है, तो एग्रीकल्चर गुड्स जो है वो एक मेजर हमारे पास एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, राइस और बाकी एग्रीकल्चर। अब अगर जो फंड्स हैं अमेरिका में जो पड़े हैं, उनसे अमेरिका में ही ईरान ने एग्रीकल्चर सप्लाई अपनी लेनी है, तो शायद शुरू के कुछ अरसे में वो पोटेंशियल आप मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स वो हमें देखना है कि हम सप्लाई कर क्या सकते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो 3-4 हमारे पास प्रोडक्ट हैं, मैं उनको 4 चेक कहा करता हूँ। चावल है, चमड़े की मसनूआत हैं, चौंसा है और चादर है। उसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं जो कि हम दुनिया में एक्सपोर्ट कर सके। तो अगर हमारे पास एक्सपोर्ट बेसिस अच्छी होती है, तो डेफिनेटली फिर आप ईरान के साथ अपने इस लैंड रूट का जो है बेहतर फायदा उठा सकते हैं। ईरान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन का बहुत बेहतर फायदा उठा सकते हैं। और ईरान में जो इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है, या जो चाबहार पोर्ट जिसमें से कि इंडिया ने जो मतलब परस्ती दिखाई और मुश्किल वक्त में ईरान का साथ छोड़ा, तो उस प्रोजेक्ट के जो है सस्पेंड होने से ग्वादर पोर्ट जो है वो एक ऐसा पोर्ट बन सकता है खित्ते में जो कि यकीनी तौर पे ईरान के साथ डायरेक्ट एक्सपोर्ट बल्कि ईरान के लिए ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटीज जो है वो भी दे सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रूट बनाना चाहिए जो लिंक करे हमारी बिन कासिम पोर्ट को, कराची पोर्ट को, गवादर पोर्ट को और चाबहार पोर्ट को, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक हम इसको फैला सकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की मिल के एक ट्रांजिट रूट बनाए तो हम यूरोप तक भी ट्रेड कर सकते हैं। ये कितना हकीकत पसंदाना इकदाम है, और अगर इस पे अमली इकदाम शुरू हों तो उसको कितना अरसा दरकार होगा? जी बिल्कुल, शुरू में मैंने यही आपसे कहा था कि ये आरसीडी को बेसिकली इस वक्त रिवाइव करने का लम्हा है कि पाकिस्तान, ईरान और टर्किया जो हैं वो यूरोप तक अपनी ट्रेड को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका जो टाइम लगेगा वो डिपेंड करता है कि ईरान के साथ जो एक फ्रेजाइल ट्रूस इस वक्त है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसमें स्पॉयलर्स कितना उनको इनफेक्टिव बनाया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि इजराइल जो है वो बार बार इस पीस मुआहदे को स्पॉइल करने की कोशिश कर रहा है। ये मुआहदा साइन होने के बाद भी ईरान और यूएस इन्होंने आपस में एक दूसरे पे प्रोजेक्टाइल्स वगैरह जो फेंके हैं। तो अब हमें ये देखना है कि ये मुआहदा कितना देर पा रहता है और कैसे इस सैंक्शन जो है वो हटती हैं। जो सैंक्शन हटती जाएंगी पाकिस्तान के लिए मौके बढ़ते जाएंगे। तो सर जहाँ तक बात की जाए ऑयल के हवाले से, ऑयल इंपोर्ट करना किस हद तक सूदमंद है ईरान से?
हमारे यहाँ आपने मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर सुना होगा कि ईरान से सस्ते दामों तेल ख़रीदा जा सकता है, हमें अमरीकी पाबंदियों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और अब जब पाबंदियाँ नज़रअंदाज हुई हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि उसका क्रूड ऑयल जो है वो हैवी क्रूड ऑयल है। हम यहाँ पे अगर उसको रिफ़ाइन करेंगे तो उसमें से 45% तो सिर्फ फर्नेस ऑयल निकलेगा, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं हो सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सस्ते दामों ईरान आपको रिफ़ाइन ऑयल भी दे सकता है। तो इस ज़िमन के अंदर हम क्या ट्रेड ईरान से कर सकते हैं जो हमें फ्रेट चार्जेस में कमी की सूरत में अवाम तक रिलीफ मुंतकिल करने का मंजरनामा बना सकें? देखिए, रिफाइनरी कम्प्लीमेंटेरिटी तो एक चीज़ है, दूसरा जो है वो मोड ऑफ पेमेंट है। अगर तो हम नॉन यूएस डॉलर में ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं, युआन्स में या बार्टर एक्सचेंज, तो ज़रूर करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप देखें तो इस वक्त आपको सऊदीया और कतर से सऊदीया से डेफर्ड पेमेंट पे जो ऑयल फैसिलिटी है, हुकूमत ज़ाहिर है कि उसको इस्तेमाल करना चाहेगी। ये वजह नहीं कि हमें उधार का तेल चाहिए, बल्कि ये वजह है कि हम डॉलर सेव करना चाहते हैं। तो अगर आपके डॉलर जो हैं वो बच सकते हैं ईरान के साथ बार्टर ट्रेड में या थर्ड करेंसी ट्रेड में, तो ज़रूर लेना चाहिए। अगर डॉलर्स नहीं बच रहे हैं तो फिर सऊदीया के साथ जो आपकी डेफर्ड पेमेंट पे तेल की जो फैसिलिटी है, पहले उसको अवेल करना चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो फिर हमें ईरान से तेल मंगवाना चाहिए। सर, इस तेल के अलावा गैस पाइपलाइन के हवाले से, जैसे कि आपने पहले भी खदशात का इजहार किया कि हम ट्रांजिट रूट भी बनाते हैं तो स्पॉइलर के ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए, प्रोजेक्टाइल कोई ना कोई उस पर जो है वो फायर कर दे और फिर ये रखना डाला जा सके। तो क्या ये मुमकिनात में से है कि अगर हम सिर्फ अपनी ट्रेड जो है या गैस पाइपलाइन जो है ये दो तरफा तौर पे चला सकें तो मुस्तकबिल में हमें सैंक्शंस का मजीद सामना नहीं करना पड़ेगा और ये किसी हद तक काबिल अमल सूरत हाल हो सकती है? यासिर, यहाँ भी हमें जो अप्रोच लेनी है वो थोड़ी सी प्रूडेंस अप्रोच लेनी होगी। पाकिस्तान ईरान दोस्ती अपनी जगह बहुत बेहतर है, लेकिन जो मुआहदा आज से 12-14 साल पहले किया गया था उसको रिवाइज करने की इस वक्त ज़रूरत है। अगर सारी सैंक्शन हट भी जाती हैं तो ईरान से गैस जो है लेने से पहले पाकिस्तान अथॉरिटीज़ को ईरानियन के साथ बैठ के उस मुआहदे को रिव्यू करना होगा। उसमें भी टेक और पे की क्लास मौजूद है। अभी हम पिछले साल देखते रहे हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट से पहले के कतर की जो कंसाइनमेंट थी, हम उनको थर्ड कंट्री के लिए शिफ्ट कर रहे थे। आईपीपीस की तरह का ये जो है उससे हमें लेसन सीखना होगा। एक तो ये टेकर पे क्लास जो है इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, दूसरा प्राइस को नेगोशिएट करने की ज़रूरत है। आज से 15 साल पहले की जो प्राइस नेगोशिएट हुई है, अगर आप उसको आज कंपेयर करते हैं कतरी प्राइस से, तो वो उससे थोड़ी सी महंगी हमें पड़ रही है। और तीसरी हमें ये डॉक्टर साहब अमूमी तौर के ऊपर तो आज से 15 साल पहले की जो कीमतें थीं वो तो कदरे कम थीं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला उलट क्यों पड़ जाता है कि 15 साल पहले हमने जो डील की और आज वो महंगी पड़ रही? क्योंकि उस वक्त आपका जो क्रूड की कीमतें थी वो कम थी। उस क्रूड के साथ जो उसका लिंकेज है कि कितने % क्रूड का लिया जाएगा, अगर आप उसको आज के डॉलर की कीमत में देखते हैं तो वो एक्सपेंसिव पड़ रहा है जो आज का रेट है। तो हमें, यानी मैं ईरान से गैस लेने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमें जो उसकी कमर्शियल वायबिलिटी है और जो उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी है, उसकी मोड ऑफ पेमेंट क्या होगी, उसका टेक और पे मैकेनिज्म उसका ना हो, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो अपनी इंडस्ट्री है उसके साथ देखना होगा कि फर्टिलाइजर को कितनी गैस चाहिए है, सीमेंट को कितनी गैस चाहिए है, बाकी जो जेनकोज हैं या आईपीपीज हैं उनको कितनी गैस चाहिए, ताकि हम लिंक कर सके कि हमें सप्लाई कितनी लेनी है। ये ना हो कि हम एक बड़ी जो है हम उससे सप्लाई वो कमिट कर दें और उसके बाद हमें टेक और पे के तहत लेने के देने पड़ रहे हो। तो ये इस वक्त जो एक गुडविल बनी है दोनों ममालिक में, उसका फायदा उठाते हुए थोड़ी सी इस वक्त हमें कैलकुलेशन जो है वो करना होगी, ताकि जब भी ईरान से सैंक्शन उठे उससे गैस लेना जो है वो घाटे का सौदा ना बन जाए पाकिस्तान के। यानी जब भी ये आलमी पाबंदियां उठें तो ईरान के साथ मामला तय करने में घाटे का सौदा ना हो, तो रीनिगोशिएट करना जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब इस हवाले देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद भी इजराइल के जनूबी लबनान में जारी है, जिसके बायस सरहदी इलाकों में कशीदगी बढ़ रही है। लबनानी रियासती मीडिया के मुताबिक इजराइल ने जनूबी लबनान के मुख्तलिफ शहरों में एक बार फिर हमले किए, जिनमें रिहायशी इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा और कई इलाकों को खाली करा लिया गया, क्योंकि शहरियों की वापसी
मुमकिन नहीं हो रही थी। ये सूरत हाल ईरान अमेरिका मफाहमती यादाश्त की पहली ही शिक की खिलाफ वर्जी है जिसमें लेबनान की महाज पर जंग रोकना शामिल था। इजराइल अफवाज इसके बावजूद न सिर्फ जमीनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं बल्कि ये दावा भी कर रहे हैं कि वह हिजबुल्लाह के ज़ेरे जमीन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बना रही हैं। जनूबी लेबनान के इलाके मजदल जोन में एक सुरंग को तबाह करने से पहले अमेरिका को भी इस बारे में आगाह किया गया, जिससे एक बार फिर वाज़ेह हुआ कि खत्ते में होने वाली हर बड़ी पेशरफ्त बराह रास्त आलमी ताकतों के इल्म में है। यह तनाज़ा अब सिर्फ लेबनान तक महदूद नहीं बल्कि इसके असरात किसी भी वक्त खत्ते में कशीदगी बढ़ा सकते हैं और यही वो नुक्ता है जिसके बायस अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात बार बार तात्तुल का शिकार हो रहे हैं। इस सूरत हाल ने यह सवाल भी पैदा किया कि आया सिफारती कोशिशें जमीनी हकाइक पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखती हैं या नहीं। इजराइल और लेबनान तनाज़े की जड़ें कई दहाइयों पर मुहित है। ईरान की हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह एक मजबूत अस्करी तंजीम है जो 1980 की दिहाई से इजराइल के खिलाफ सरगर्म है और इजरायली दावों के मुताबिक उसके पास रॉकेट्स, मिसाइल्स और ड्रोन्स का बड़ा जखीरा मौजूद है। 2006 की जंग के बाद भी यह तंजीम खत्म नहीं हो सकी बल्कि वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई। अक्टूबर 2023 में गजा की जंग के बाद इसने दोबारा इजराइल पर हमले शुरू किए जिसके जवाब में इजराइल ने शदीद बमबारी की और इस तसादुम ने पूरे खत्ते को एक नई गैर यकीनी सूरत हाल में धकेल दिया। नवंबर 2024 की जंगबंदी के बावजूद इजरायली अफवाज जनूबी लेबनान में किसी न किसी तौर पर मौजूद रहीं और कार्रवाइयां जारी रहीं। इजराइल का मौकिफ है कि हिजबुल्लाह ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जबकि हिजबुल्लाह इन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इजराइल पर जंग जारी रखने का इल्जाम आयद करती है। इस दो तरफा इल्जाम तराशी ने किसी भी मुस्तकिल हल की राह को मजीद मुश्किल बना दिया। इस दौरान इंसानी बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों अफराद बेघर हो चुके, हजारों शहीद या जख्मी हो चुके, लबनानी तिब्बी निजाम पर दबाव बढ़ चुका, बुनियादी सहूलियात तक रसाई मुश्किल हो चुकी, बेघर होने वाले अफराद आरजी पनागाहों में रहने पर मजबूर हो चुके और बुनियादी जरूरियात की कमी एक बड़ा मसला बन चुकी है। अमेरिका का किरदार इस पूरे मामले में पेचीदा हो चुका है। एक तरफ वो ईरान के साथ मुआहदे के जरिए जंग बंदी चाहता है जबकि दूसरी तरफ इजराइल की मुसलसल कार्रवाइयों पर अमेरिका के अंदरूनी हलकों में इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। बाज अमेरिकी ओहदेदारों के बयानात से यह जाहिर होता है कि अमेरिका इजराइल के बाज इकदामात से खुश नहीं लेकिन अमली सतह पर कोई वाज़ेह तब्दीली दिखाई नहीं देती। इजरायली हुकूमत अब भी अपनी हट धर्मी पर कायम है। वो हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किए बगैर लेबनान से किसी भी किस्म के इनखला के लिए तैयार नहीं जबकि लेबनान की कमजोर रियासती मशीनरी और फौज इस मुतालिबे को पूरा करने की पोजीशन में नहीं जिससे अमन अमल मजीद पेचीदा हो चुका है। यही तात्तुल इस तनाज़े को तूल देने का बाइस बन रहा है। दूसरी जानिब ईरान ये वाज़ेह कर चुका कि लेबनान में इजरायली हमलों के बंद होने तक अमेरिका के साथ एतमाद की फजा कायम नहीं हो सकती और यही मौक़िफ़ मुज़ाकराती अमल में रुकावट है। इस पूरे मंजरनामे में इजरायली वज़ीर दिफा इसराइल काटिस ने इंदिया दिया कि ईरान की जानिब से अगर मिसाइल हमला हुआ तो इजराइल फौरी तौर पर मुकम्मल जंग की हालत में दाखिल होगा। उनके मुताबिक इजरायली फौज ईरान के अंदर अहदाफ के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है और ऐसे किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका यह भी कहना है कि फौज को हाई अलर्ट पर रखा गया, अहदाफ की निशानदही हो चुकी और किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए मुकम्मल तैयारी है। यह भी वाज़ेह किया कि लेबनान के जनूबी इलाकों में इजरायली फौज की मौजूदगी बरकरार रखी जाएगी और हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह किए बगैर पसपाई इख्तियार नहीं होगी, जिससे यह जाहिर होता है कि मौजूदा कशीदगी के जल्द खत्म होने के इम्कानात महदूद हैं जिसके असरात ईरान अमेरिका मुज़ाकरात पर भी असरअंदाज होते रहेंगे। नाज़रीन, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्स एम्बेसडर इमरान अली साहब ने। एम्बेसडर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान MOU जो दस्तखत हुए उसके बावजूद भी इजराइल जो है वो लेबनान में अपनी जारी रखे हुए है, अपने ट्रूप्स वापस नहीं बुलाना चाहता। उधर का जो सिक्योरिटी जोन कायम किया हुआ है वहां पे क्लियरेंस के नाम के ऊपर ही अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है। तो फिर वो MOU से किस हद तक इनहराफ होगा और ये किस हद तक ईरान को उकसाने की पॉलिसी है? नहीं, ईरान को उकसाने की पॉलिसी तो एक हद तक थी। सबसे ज्यादा ये इनका जो टेरर लास्ट है और जो इनका प्रॉपर्टीज को, ये जो बॉर्डर एरियाज है इनको जम करने का जो इनका आइडिया है सिक्योरिटी के लिए। हालांकि सिक्योरिटी उस वक्त होती है जब आपका उस नेशन के साथ पीस हो। तो ये एक जिसको एक टेररिस्ट स्टेट कहते हैं इन द ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। आज गजा में 7 लोगों को शहीद किया है जिसमें बच्चे और एक बच्चा उसकी माँ भी हैं। तो ये एक दहशतगर्द मुल्क है और अमेरिका अगर इसको रिस्ट्रेन नहीं करता तो अमेरिका खुद अपनी प्रेस्टीज को लोअर करेगा और MOU पे तो स्टॉप ऑन ऑफ होता रहेगा लेकिन अमन नहीं होगा मशरिक रुस्ता में। तो सर, अगर मौजूदा सूरत हाल हिजबुल्लाह की देखें तो आप क्या समझते हैं कि हिजबुल्लाह को किस हद तक काउंटर कर लिया इजराइल ने, किस हद तक वो मजीद रिटेलिएट करने की पोजीशन में नहीं रही,
या हिजबुल्लाह को मुकम्मल तौर पे वाइप आउट करने की पॉलिसी जो इजराइल की है, ये किस हद तक काबिल अमल है? ये वाइप ऑफ करने की पॉलिसी जो है ये होती कभी नहीं है। इसकी कोशिश की जाती है कि काइनेटिक एक्शन से कभी नहीं होती। जब तक इजराइल वहाँ मौजूद रहेगा, हिजबुल्लाह किसी ना किसी फॉर्म में वहाँ मौजूद रहेगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि हिजबुल्लाह कोई न्यूट्रलाइज कर लें या ख़त्म कर लें। और हिजबुल्लाह सिर्फ एक कोई प्रॉक्सी या टेररिस्ट नॉन स्टेट एक्टर नहीं है। हिजबुल्लाह सर्टन कंडीशंस के ऊपर अवाम की जद्दोजहद का एक ग्रुप है। हमास का भी यही हाल है। तो इनको इस तरह क्लासिफाई करके ख़त्म करने की कोशिश बेकार है। कुछ अरसे के लिए तो शायद आप लोगों की विल को दबा लें, उसके बियॉन्ड नहीं दबा सकते। तो सर, क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह की हिमायत करना छोड़ देगा, या ट्रंप बारहा मवाक़ों के ऊपर जो कहते हैं, ये अभी जब उन्होंने इस MOU के ऊपर भी दस्तखत किए थे उस वक्त भी उनका यही बयान था कि हिजबुल्लाह की पुष्ट पनाही जो है वो ईरान को छोड़ना पड़ेगी, तो ईरान इससे दस्तबरदारी इख्तियार कर सकता है? कुछ अरसे के लिए थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है, दस्तबरदारी कभी भी नहीं करेगा। ईरान जब फॉर्मल नेगोशिएशन शुरू होंगी, जो 60 डे टॉक्स होनी है, ईरान उसमें हिजबुल्लाह को लेट डाउन नहीं करेगा। वो सीज़फायर की बात करेगा, लेबनान के फ्रंट की बात करेगा, और अपना हॉर्मोज पे अपना कंट्रोल उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा। उसके पास एक ही हथियार है, या अपना हॉर्मोज है या गल्फ स्टेट्स, दो रह गई हैं जिन पे वो अटैक करता है, कुवैत और बहरीन। तो इसलिए बस दो ही हैं, एक ये है और एक अपना हॉर्मोज है। वो अपना होल्ड भी नहीं छोड़ेगा, जिसकी वजह से इनकी ये चपकलिश होती रहेगी। और अभी तक तो ये भी नहीं पता कि वो जो 60 डे टॉक्स हैं उनके अंदर डेलीगेशन अभी तक भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो सर, अभी जो बातें हो रही हैं, ईरान ने जो एक कंट्रीज को कि सिक्योरिटी पैक्ट करते हैं या रीअलाइनमेंट करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी के अंदर दिखाई देता है कि वही अमेरिका जिसने इन तमाम अरब ममालिक को बारहा मवाक़ों के ऊपर इसी खदशे की बुनियाद पे अपना असलहा बेचा कि ईरान आप पे हमला आवर होगा, और ईरान आज ये उठे और उन ममालिक को ये कह दे कि हम सिक्योरिटी पैक्ट करते हैं, रीअलाइनमेंट करते हैं या नया नेक्सस बनाते हैं, और वो मगरिब के खिलाफ बनाते हैं, और वो इस बात को खुशाइन समझते हुए उसे कबूल कर लेंगे? ईरान ने ये नहीं कहा कि मगरिब के खिलाफ बनाते हैं। ईरान ने सिर्फ ये कहा है कि नई रीअलाइनमेंट होनी चाहिए, और पाकिस्तान की सॉइल पे कहा है। और पाकिस्तान में मैं तो पिछले 3-4 महीने से कह रहा हूँ कि आपको ईरान को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लोग समझते थे पता नहीं कोई ख्वाब या ख्याल है। उन्होंने बड़ा डिलिबरेटली पाकिस्तान की सॉइल पे कहा आके कि हमें नई रीअलाइनमेंट्स करनी चाहिए। वो कोई सिक्योरिटी पैक्ट नहीं है जो वेस्ट के खिलाफ हो। शुरू में आपको स्लो चलना पड़ेगा, आपको एक दूसरे के खिलाफ नॉन एग्रेशन करनी पड़ेगी, पीसफुल इंटेंट दिखानी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि ईरान को GCC के कंट्रीज़ को खुले दिल के साथ एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और उनको भी करना पड़ेगा। और साथ उनको ये बताना पड़ेगा कि अमेरिका के खिलाफ या यूरोप के खिलाफ नहीं है। हमारी जो भी चीज़ें हैं वो फ़लस्तीनियों के लिए। ये GCC कंट्रीज तो खैर नहीं कहेंगे, तो आप सिर्फ ये कहेंगे कि हमारी जो रीअलाइनमेंट है ये पीस के लिए है। उसको पीस का नाम आप देंगे, और आप बिल्कुल एंटी वेस्टर्न उसको नहीं। ठीक, यानी मगरिब के मुखालिफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन खित्ते की सिक्योरिटी और अपनी सिक्योरिटी के तनाजुर में ये एक नया मुआहिदा हो सकता है, ये रीअलाइनमेंट हो सकती है और ये काबिल अमल है। लेकिन इसके लिए माजी की कदूरतें जो हैं वो दिलों से निकालना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया इमरान अली साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। आज का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।